स्टूडेंट्स, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इस विषय पर ये ई लेक्चर आप सुनने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर नीलम सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय। मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द दो शब्दों से बना है, मैक्रो और इकोनॉमिक्स। पहले हम देखते हैं मैक्रो शब्द का अर्थ क्या है। मैक्रो शब्द यूनानी भाषा के शब्द से बना है मैक्रोस, और इसका अर्थ होता है बड़ा। इस तरह से समष्टि शब्द जो है वो व्यष्टि का विपरीत शब्द है। व्यष्टि का अर्थात होता है छोटा, माइक्रोस से बना है माइक्रो, जिसका अर्थ होता है छोटा। इसलिए हम कहते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, आर्थिक समूह या समग्र का अध्ययन है। अब आते हम दूसरे शब्द पे जो है अर्थशास्त्र। समष्टि का अर्थ देखने के बाद अब हम अर्थशास्त्र शब्द का अर्थ देखते हैं। और अर्थशास्त्र जो शब्द है वो इंग्लिश में इकोनॉमिक्स जो है उसके स्थान पर हिंदी में काम में लाया जाता है। इकोनॉमिक्स का अनुवाद किया गया है अर्थशास्त्र, क्योंकि अर्थशास्त्र से जो भारतीय विद्यार्थी हैं वे कौटिल्य की अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से वाकिफ़ रहते हैं। तो इन दोनों में भेद समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो अर्थशास्त्र शब्द काम में लाया जा रहा है, समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये अंग्रेज़ी का शब्द है। इकोनॉमिक्स विषय है और उसी को यहाँ पे काम में लिया गया है ट्रांसलेशन करके अर्थशास्त्र के रूप में। इसलिए हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स शब्द कहाँ से आया। सबसे पहले 2000 वर्ष के करीब यूनानी चिंतक थे अरस्तु या एरिस्टोटल, उनके द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। और ये वो यूनानी थे और यूनानी भाषा का प्रयोग करते थे। तो ये शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना है, एक इको और दूसरा नोमोस। इको का तात्पर्य होता है घर, जैसे इकोलॉजी, ये एक सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, इकोसिस्टम, ये सब इको को घर के रूप में काम में लेते हैं। और नोमोस है नंबर या अकाउंट्स या लेखा, इन दोनों को मिलाकर बना इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से जब शुरुआत हुई तो वो एक परिवार के लेखों से हुई। एक परिवार के लेखों को किस प्रकार से रखा जाए, इससे शुरू होकर और आज ये पूरे देश और पूरे विश्व से संबंधित विषय हो गया है। अब इको का तात्पर्य एक घर न होकर पूरी पृथ्वी हो गया है। और ये बहुत कुछ हमारा जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जिसमें पृथ्वी, पूरी पृथ्वी से संबंधित किया गया है। पृथ्वी के पालन का शास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र कहलाता है, चाणक्य के अनुसार या कौटिल्य के अनुसार। तो इस तरह से आज जो व्यापक रूप इसका प्राप्त होता है वो किस रूप में होता है, पूरी पृथ्वी या पूरा विश्व इसमें शामिल किया जाता है। तो घर का मतलब अब पूरा विश्व हो गया है। इसके लिए भी मिलता है हमारे पुराने प्राचीन ग्रंथों में वसुधैव कुटुंबकम। तो इस तरह से जो ये ग्लोबलाइजेशन के द्वारा विभिन्न देश एक हो गए हैं, वो चीज़ हम पुराने शास्त्रों में, भारतीय शास्त्रों में पाते थे। पहले भी थी वो चीज़, वसुधैव कुटुंबकम, या पूरी पृथ्वी एक ही परिवार है। कुटुंब का अर्थ है परिवार। वसुधैव मतलब वसुंधरा या वसुधा या पृथ्वी, तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। इस तरह से जो इको शब्द है वो अब पूरी पृथ्वी के लिए काम में लाया जाता है और पूरी पृथ्वी का ही अध्ययन इसमें किया जाता है। परंतु थोड़ा बहुत ये अर्थ बदलता रहता है। जैसे कि यदि हम एक देश का अध्ययन करेंगे तो वो भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है।
इस तरह से पूरे राष्ट्र का अध्ययन हो या पूरे विश्व का अध्ययन हो, किसी भी रूप में अध्ययन किया जा सकता है। आइए अब हम परिभाषाएं देख लेते हैं, प्रमुख परिभाषाएं जो समष्टि अर्थशास्त्र की विभिन्न प्रमुख अर्थशास्त्रियों द्वारा, जो समष्टि अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने दी हैं। इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं जो काफ़ी विख्यात पुस्तकें हैं और पूरे विश्व में पढ़ी जाती हैं। ऐसे ही प्रमुख लेखक हैं गार्डनर एक्ले। इनके अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध अर्थव्यवस्था में उत्पादन की कुल मात्रा, इसके संसाधनों के प्रयोग की मात्रा, राष्ट्रीय आय के आकार और सामान्य कीमत स्तर जैसे चरों के साथ है। तो समष्टि पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित है और कुछ चर हैं इसमें। चर के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और विस्तार से समझेंगे। चर का मतलब है ऐसे तत्व जिनको संख्या के रूप में व्यक्त किया जाए, मात्रा के रूप में दिखाया जा सके और जिनके की मूल्यों में परिवर्तन होता हो, वह कहलाते हैं चर। तो इसमें संसाधनों के प्रयोग की मात्रा, ये भी एक मात्रा है और इस तरह एक चर है। राष्ट्रीय आय का आकार भी एक मात्रा है, सामान्य कीमत स्तर भी एक मात्रा है। तो ये सभी चर किसके अंतर्गत आते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में हम एक आर्थिक प्रणाली को उसकी समग्रता में देखते हैं। समग्रता या संपूर्णता के अंदर इसे देखा जाता है। जैसे एक राष्ट्र है तो संपूर्ण राष्ट्र इसमें देखा जाता है और इसे केवल छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों का जोड़ मात्र नहीं मानते। इसका उदाहरण दिया जाता है कि जैसे हाथी है, उसके अलग अलग अंगों का जोड़ नहीं है हाथी, बल्कि स्वयं में अपने में एक विशिष्टता है उसकी हाथी के रूप में। ऐसे ही वन में अलग अलग पेड़ हैं, उन पेड़ों का जोड़ ही नहीं है वन, बल्कि वन की अपनी एक अलग विशिष्टता है। इस तरह से इसे हम कहते हैं समग्रता या समष्टि। इस प्रकार समष्टि या सामूहिक विश्लेषण में हम चरों की कुल आकार पर, न कि उनकी बनावट या ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम इन मात्राओं के आकार को देखते हैं। एक और प्रमुख परिभाषा हम देख सकते हैं, वो है हैंसन की परिभाषा। उन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार की है। समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें बड़े समूह एग्रीगेट्स जैसे रोजगार की मात्रा, बचत और निवेश की कुल मात्रा, राष्ट्रीय आय आदि में संबंधों की ओर ध्यान दिया जाता है। मेयर की परिभाषा भी एक महत्वपूर्ण परिभाषा है और उन्होंने सामूहिक अर्थशास्त्र कहा है इसे, या समष्टि अर्थशास्त्र कहा है और इस प्रकार से व्याख्या की है। समष्टि अर्थशास्त्र समूह और आर्थिक मात्राओं के स्वरूप, संबंधों और व्यवहार का अध्ययन करता है। उन्होंने 3 चीज़ें ली हैं इसमें। स्वरूप लिया है, इनके आपसी संबंध लिए हैं और इनका व्यवहार लिया है, जिसका ये अध्ययन करता है। जैसे राष्ट्रीय आय है, रोजगार है, उत्पादन है, निवेश है, बचत है, इन सभी के कीमत स्तर है, इन सभी का स्वरूप कैसा है, इनके आपस में संबंध कैसे हैं, किस तरह एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, प्रभावित होते हैं, इनका व्यवहार कैसा है, एक देश के लिए कीमतों में किस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं, इन सब का अध्ययन किस में किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अब आपको काफ़ी कुछ समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ समझ में आ गया होगा और जनरल रूप में, सामान्य रूप में हम इसकी परिभाषा को इस प्रकार समझ सकते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है, आर्थिक विश्लेषण की एक शाखा। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र ये दोनों क्या है? आर्थिक विश्लेषण की शाखाएं हैं। आर्थिक जो भी क्रियाएं होती हैं, उनको यदि हम उनके बारे में पढ़ते हैं,
उनका विश्लेषण करते हैं तो वो आर्थिक विश्लेषण कहलाएगा, जिसमें समुच्चय का विश्लेषण, संपूर्ण का विश्लेषण, समूहों का विश्लेषण संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। तो ये विभिन्न परिभाषाएं हमको जिस चीज़ की ओर ध्यान दिलाती हैं क्या है कि आर्थिक विश्लेषण किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। इसमें किसका विश्लेषण होता है? समूहों का विश्लेषण होता है, समुच्चय का या एग्रीगेट्स का विश्लेषण होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। जैसे पूरे देश की भारतीय अर्थव्यवस्था है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, यदि हम अलग अलग राज्यों को इस प्रकार के समूह माने तो उनका भी अध्ययन किया जा सकता है। यदि हम देश को या राष्ट्र को माने तो भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। भागों में अध्ययन नहीं किया जाता बल्कि संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार, बेरोजगारी, व्यापार चक्र, सामान्य कीमत स्तर, मुद्रा संकुचन, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि इसकी आर्थिक क्रियाएं हैं जिनका विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाता है। ये सभी एक क्रियाएं हैं। राष्ट्रीय आय का जो उत्पादन होता है, उत्पादन से आय प्राप्त होती है, एक क्रिया है। उत्पादन, रोजगार सब क्रिया है। व्यापार चक्र भी क्या है? क्रिया है। इस प्रकार से ये सभी हैं क्रियाएं जिसके अंतर्गत ये किया जाता है। अब हम चित्र के द्वारा देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में किस तरह से प्रवाह चलता रहता है, सर्कुलेशन हमेशा चलता रहता है। यहाँ पे हम 4 सेक्टर लेके चल रहे हैं: हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। तो एक तो है परिवार, सरकार, व्यापारिक क्षेत्र या व्यावसायिक क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। ये 4 क्षेत्र हैं। इन चारों क्षेत्रों में 3 बाज़ारों के द्वारा ये सर्कुलेशन हो रहा है। कौन कौन से 3 बाज़ार हैं? एक तो है श्रम बाज़ार, वर्क फोर्स मार्केट। दूसरा है कमोडिटी मार्केट या वस्तु बाज़ार। और तीसरा है फाइनेंशियल मार्केट या मौद्रिक बाज़ार। इन तीनों के बीच द्वारा ये चक्राकार प्रवाह चल रहा है। शुरुआत हम करते हैं जब एक व्यवसाय के द्वारा लेबर की आवश्यकता पड़ती है। व्यवसाय को उत्पादन करना है तो उसे श्रम की ज़रूरत है। और ये श्रम कौन देता है? श्रम की पूर्ति कौन करता है? लेबर की सप्लाई कौन करता है? हाउस होल्ड करता है। तो वर्क फोर्स मार्केट में क्या डिसाइड होता है? लेबर की डिमांड और सप्लाई से उसकी वेज निर्धारित हो जाती है, मजदूरी निर्धारित हो जाती है। इस तरह से इन दोनों क्षेत्रों के बीच में चल रहा है व्यावसायिक क्षेत्र और पारिवारिक क्षेत्र के बीच में प्रवाह चल रहा है, चक्राकार प्रवाह चल रहा है। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि ये जो वस्तु बाज़ार है, वस्तु बाज़ार के अंदर उत्पादन हो रहा है और उत्पादन का उपभोग पारिवारिक क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है। कंजम्पशन या उपभोग किया जा रहा है। और ये मार्केट किसको दे देता है? यील्ड या उत्पादन व्यावसायिक क्षेत्र को दे देता है। तो इस प्रकार से ये चक्र में शामिल हो जाते हैं, उपभोग और उत्पादन। अब इनमें जो आय प्राप्त हुई है उसको किस प्रकार से टैक्स के रूप में देते हैं? ये सरकार को दे दिया पारिवारिक क्षेत्र ने टैक्स, TH। हाउस होल्ड सेक्टर ने जो टैक्स दिया वो TH से दिखा दिया। इसी तरह से कॉरपोरेट सेक्टर जो है या
व्यावसायिक क्षेत्र उसने निगम कर दिया, टीसी टैक्स, और कॉरपोरेट तो ये हो गया टीसी। इस तरह से दोनों क्षेत्रों द्वारा टैक्स दिया जा रहा है। गवर्नमेंट के पास टैक्स आ गया, अब गवर्नमेंट ने उस टैक्स को कैसे काम में लिया? गवर्नमेंट ने एक तो हस्तांतरण भुगतान कर दिए हाउस होल्ड सेक्टर को, एक उसने कर दिए कॉरपोरेट सेक्टर को हस्तांतरण भुगतान। सहायता विभिन्न प्रकार की जो दी गई है बिना किसी उत्पादक कार्य के लिए, वो इसके अंतर्गत आती है। इस तरह से सरकार ने ट्रांसफ़र पेमेंट दिए। फिर बाकी हुई सरकार की व्यय खर्चे जो हैं सरकार के, जी से हम दिखा रहे हैं। सरकार ने कुछ खरीदी भी करी है वस्तु बाज़ार से या कमोडिटी मार्केट से, उसे हम जी से दिखाते हैं। इसके अलावा हाउस होल्ड सेक्टर भी बचत कर रहा है, कॉरपोरेट सेक्टर भी बचत कर रहा है, गवर्नमेंट भी बचत कर रही है, और इन सब की बचत भी फाइनेंशियल मार्केट में जाती है। अब हम आते चौथे सेक्टर पे। चौथा सेक्टर है फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर किससे कर रहा है? कमोडिटी मार्केट से डील कर रहा है। इंपोर्ट हो रहे हैं और एक्सपोर्ट हो रहे हैं, आयात हो रहे हैं और निर्यात हो रहे हैं। इससे जो है गवर्नमेंट इसकी फॉरेन सेक्टर की भी बचत हो रही है। तो फॉरेन सेक्टर की जो बचत है वो एसएफ से दिखाई दे रही है। ये बचत भी चली गई फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, ठीक है, इसके अंदर ये चली गई। अब इस बचत को क्या किया जाता है? इन्वेस्ट किया जाता है या इसका विनियोग किया जाता है। और विनियोग किस में किया जाता है? कमोडिटी मार्केट में किया जाता है। इस तरह से विनियोग होने के बाद वापस से क्या शुरू हो जाता है? उत्पादन शुरू हो जाता है। उत्पादन शुरू होने के बाद उपभोग हो जाता है। तो इस तरह ये चक्र चलता रहता है। उत्पादन के लिए डिमांड हो जाती है लेबर की, और लेबर की सप्लाई हो जाती है, तो हम वापस उसी स्थिति में पहुंच गए जिस स्थिति में पहले थे। अब हम ये कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में कि समष्टि अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है वह योगात्मक है। अब इसने क्या किया है? अलग अलग राज्यों का योग कर लिया, अलग अलग मार्केट्स का योग कर लिया, अलग अलग सेक्टर्स का योग कर लिया, और कुल मिलाकर एक राष्ट्र का अध्ययन हो रहा है, एक देश के व्यवहार का अध्ययन हो रहा है। तो व्यक्तिगत इकाई क्या हो गई यहाँ? एक राष्ट्र एक व्यक्तिगत इकाई हो गई। इस तरह से ये योगात्मक विश्लेषण है। सबसे महत्वपूर्ण मैक्रो इकोनॉमिक्स के चर जैसा हमने देखा था, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय निवेश, मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन, मुद्रास्फीति और संकुचन, अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर, बजट की नीति सरकार की, भुगतान संतुलन, विदेशी मुद्रा, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र में। और इस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के एक पूरे रूप में संचालन का विश्लेषण करती है, और ये अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन में सुधार, आर्थिक विकास इत्यादि के लिए नीतियों की सिफारिश करती है। स्थिरता के साथ विकास जैसा प्रत्येक अर्थव्यवस्था चाहती है, उसकी सिफारिश करती है। इस प्रकार से हमने देखा कि समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, और अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे इस समष्टि अर्थशास्त्र की भूमिका या इसका महत्व क्या है। तो इस लेक्चर को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।